अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे चीन के बाद अब जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है वो अगले हफ्ते से चीन का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे की क्या अहमियत है इस पर तो आगे चल के बात करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी कॉन्फ्लिक्ट है, सीज फायर तो मौजूद है, लेकिन इस बात का भी खदशा मौजूद है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन इसका ना ढूंढा गया तो दोबारा भी जंग का आगाज हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए आज जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी अपने अनअनाउंस्ड एक विजिट पर वो पहुंचे हैं तेहरान, जहां पर उनका इस्तकबाल उनके जो ईरान के हम मनसब हैं उन्होंने किया है। और अभी तक की जो इतलात हैं वहां पर उनकी जो ईरान के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई हैं, खास करके ईरान के वज़ीर दाखिला के साथ, और मजीद भी उनकी जो मुलाकातें हैं वो मुतवक्के हैं। और पर्पज़ जो बताया यही जा रहा है कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अंदर एक तातुल है, एक डेड लॉक है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। एंड डोंट फॉरगेट कि जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, जो पिछले माह जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल तेहरान गए थे, 3 दिन वहां पर उन्होंने क़याम किया था, तो उनके साथ वो मौजूद थे। और जो भी ये डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं उसमें मोहसिन नकवी जो हैं वो एक अहम जो पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल के तौर पर सामने आया है, तो ही नोज़ के क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इतलात तो उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन तो शहबाज नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ कनेक्टेड। बड़ा क्लियर है कि इस बात का खदशा मौजूद है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं अब चीन का दौरा करके वापस गए हैं। और उनका कल भी एक लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये हिंट दिया है कि वो जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। अभी तक हुआ नहीं है ऐसा, और पाकिस्तान की ऑब्वियसली यही ख्वाहिश है और कोशिश है कि ये दोबारा इस तरह की स्टेज ना आए, क्योंकि दैट विल बी डेवस्टेटिंग। और इसी तनाजुर में इस विजिट को भी देखा जा रहा है। कामरान, 2 स्टेटमेंट्स बढ़िया हैं। एक तो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे सीज फायर करना, लेकिन पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि एक जो अमन को एक मौका दिया जाए और डिप्लोमेसी को मौका दिया जाए। तो उन्होंने कहा ये एक फेवर है पाकिस्तान को, जो कल की उनकी स्टेटमेंट थी। और उसके बाद जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा की उसके आगे पीछे जो स्टेटमेंट आई थी इंडिया से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो पीस प्रोसेस है वो उसमें कुछ रुकावटें या मुश्किलात आ रही हैं, जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो ये अब जो विजिट है, जैसे आप कह रहे हैं कि अनअनाउंस्ड विजिट है, तो क्या ये दोनों जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, 2 स्टेटमेंट्स दोनों जो है वो कंट्रीज से आई हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में, या इसका कोई ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट भी है? देखिए, स्टेटमेंट्स तो एक मिसट्रस्ट तो दोनों में है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में ये जो विजिट है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि वाइल जो दोनों अमेरिका और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं जो भी अपने पब्लिकली मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, बेशक एक डेडलॉक मौजूद है जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस रुका नहीं है और बहुत सी चीज़ें जो पासे पर्दा हो रही हैं हम नहीं जानते। तो ये उसी की कंटिन्यूएशन में है। ये विजिट होना इसका मतलब है कि वाइल डेडलॉक अगर है भी तो इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्लोमेटिक प्रोसेस रुका हुआ है। तो खुद उनका जाने का मतलब यही है कि आई थिंक इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जो दोनों अमेरिका और ईरान को एक नुक्ते पर लाया जाए। और जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने जो इंटरव्यू भी दिया चीन से वापसी पर, तो उन्होंने यही कहा कि वो जो 20 साल की बात हो रही है कि अगर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर वो मॉरिटोरियम करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान इसके हवाले से कोई फर्म कमिटमेंट दे देता है तो बात आगे बढ़ सकती है। उससे पहले भी 2 रोज़ पहले जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की थी कि जो सिफारती अमल है वो रुका नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि उनके बकौल ज़ाहिर है वो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी सदर ट्रंप की रेड लाइंस हैं, अगर उन रेड लाइंस के हवाले से ईरान कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देता है तो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ऑब्वियसली ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान का आपने जिक्र किया, वो ब्रिक्स की मीटिंग में मौजूद थे न्यू दिल्ली में। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली कोशिशें नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोसेस मुश्किल से 2-4 है। और उसका ब्लेम जो है उन्होंने अमेरिका के ऊपर आयद किया कि उनकी जो डिमांड्स है वो अनरीजनेबल हैं, और फिर वो अपने जो बयानात हैं वो तब्दील करते रहते हैं, कमिटमेंट। और यही बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि 4-5 दफा ईरान अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। वो एक दूसरे और बेसिकली यही एक मिसट्रस्ट है। तो लेट्स सी, ये जो विजिट है आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और गिवन के ये चीन के दौरे के बाद हुआ है अमेरिकी सदर ट्रंप के, और आई एम श्योर के क्योंकि पाकिस्तान भी मुसलसल चीन की क़यादत के साथ राब्ते में है, तो लेट्स होप कि इसकी कोई एक जो पॉजिटिव इनकम और रिलेटेड डेवलपमेंट है, आई थिंक वो भी बात करना जरूरी है कि वाई कि ठीक है आप मे भी बहुत कोई अच्छी पिक्चर आपको नजर ना आए,
जो लेबनान वाला मामला है उसके हवाले से भी कल एक डेवलपमेंट हुई है, जो सीज फायर, हालांकि इजराइल उसको वायलेट तो जरूर कर रहा है, आज फिर उसने वायलेशन किया और वायलेशन तो कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात कल फिर हुए हैं वाशिंगटन में और उस सीज फायर को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। इवन बट ये मुझे जो सीज फायर की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ से सीज फायर, दूसरे दो तरह की चीजें, एक तो वहां पर ज़ाहिर लेबनान का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक तरफ हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ जो लेबनान की हुकूमत है, और जो इजराइल है वो कहता है जी हम जो लड़ रहे हैं वो लेबनान जो हिजबुल्लाह है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि अगर अमेरिका अभी भी उन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, क्योंकि लेबनान, डोंट फॉरगेट के जो ईरान के कंसर्न्स है ना, उसमें लेबनान एक की एलिमेंट है अगर बात आगे बढ़नी है, और उन्होंने ये कहा भी है कि अगर सीज फायर होगी तो सीज फायर फिर हर जगह भी होगी और लेबनान में भी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर अमेरिका उसकी मेज़बानी अभी भी कर रहा है उन मुज़ाकरात की, और ऑन पेपर ही सही अगर सीज फायर को एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इसका लिंक उस डिप्लोमेटिक प्रोसेस से भी है जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी है। एंड कल एक और भी डेवलपमेंट हुई है, और उसमें अगेन इससे पहले भी ये हुआ था कि पाकिस्तान की मदद से जो 31 जिसमें से 11 पाकिस्तानी शहरी थे और 20 जो है वो ईरानी शहरी थे, जो मुख्तलिफ जो शिप्स अमेरिका ने सीज की थी और वो अमेरिका के कस्टडी में थे, तो पाकिस्तान ने सिंगापुर और थाईलैंड की मदद से, और ज़ाहिर है उसमें अमेरिका और ईरान भी शामिल थे, उनको बाजियाब करवाया। ये दूसरा मौका है। तो इसका मतलब है कि डिस्पाइट जो पब्लिक पोस्टरिंग है, ये इस तरह के जो छोटे स्टेप्स में भी छोटे नजर आते हैं, जो CBMs हैं वो भी कहीं ना कहीं जारी है। तो मतलब स्टेलमेट है ना वो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद है। अगर जंग नहीं हो रही तो उस तरीके से अमन भी, नो पीस नो वॉर के वो एक जोन के अंदर चल रहे हैं, जो इसका एक ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जारी है, और इरानियन जो पोर्ट्स हैं उसका ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से जारी है। बट इन दिस होल सिनारियो जो पाकिस्तान जो है वो अभी तक मैनेज कर रहा है अपनी फ्यूल सप्लाईज को। आपको पता है LNG के कार्गोज है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, और ये दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। बट इसके साथ जो एक और जो खत्ते की जो डेवलपमेंट है इंडिया पाकिस्तान की, बहुत अरसे से इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद कुछ बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी, क्योंकि अमन की कोई बात नहीं हो रही थी, एक दूसरे के साथ सोशल जो राब्ते थे उसको भी डिस्करेज किया जा रहा है दोनों कंट्रीज में। अभी उस पर क्या डेवलपमेंट है, कुछ सिचुएशन चेंज हुई है? देखें इस हफ्ते और सरप्राइजिंगली सून आफ्टर दी ये जो मई पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, उसके बाद एनिवर्सरी के फौरन बाद ये स्टेटमेंट आना, और स्टेटमेंट वैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो प्रो पीस वॉइसेस नहीं है, लेकिन शायद वो लिबरल या वो माइनॉरिटी में है, या अगर कोई बात करता भी है तो वहाँ का मीडिया तो उनको आड़े हाथों लेता है। इस दफ़ा इसलिए मुख्तलिफ है कि जो RSS है, और RSS बुनियादी तौर पर अगर आम लोगों को समझाएं तो वो एक क्या कह सकते हैं कि जो नजरियाती जो आप कह सकते हैं ना कि जो आइडियोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी बुनियादी तौर पर एक RSS का पॉलिटिकल विंग है। RSS बेसिकली वो जो बड़ी पसंद जमात जी जो प्योरली जो एक हिंदू तंजीम है, और बीजेपी उसका एक पॉलिटिकल विंग है। तो उसका जो अखंड भारत है ये RSS के प्लेटफॉर्म से, और उनका नारा है। और इवन के आपको पता है कि जो गांधी को जिसने कत्ल किया था उसका RSS से ताल्लुक था, क्योंकि उनका ख्याल था कि गांधी की वजह से जो इंडिया की सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हुई है। खैर ये लंबी डिबेट है। सो इंपॉर्टेंटली जो उनके RSS के जनरल सेक्रेटरी हैं, नंबर 2 हैं RSS के अंदर, उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो इंडियन न्यूज एजेंसी है उनको एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में बड़ी उन्होंने सरप्राइजिंग बात की रिगार्डिंग पाकिस्तान के साथ डायलॉग से मुतालिक। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये जनरल सेक्रेटरी थे RSS के, और उनके इस बयान के बाद उसी ही दिन भारत के साबिक एक आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने ये कहा, बल्कि इंडोर्स किया जब उनसे सवाल हुआ कि क्या RSS के जनरल सेक्रेटरी के इस बयान से आप मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के जो अवाम हैं उनके मसाइल एक ही हैं, रोटी कपड़ा मकान, और अगर इन दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राब्ते होंगे तो उससे ये ऐन मुमकिन है कि जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल सकती है। नॉट जस्ट दैट, जो रॉ के एक फॉर्मर चीफ हैं AS दौलत, उन्होंने BBC उर्दू को इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि भारत की ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान को तनहा करने वाली, ये नाकाम हो गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी भारत जो है वो नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। एंड अभी कुछ देर पहले ही क्योंकि वहां पे बैकलैश भी आता है, तो जो भारत के साबिक आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री में बाय एंड लार्ज जो पीरियड रहा है, जो ह्यूमन काइंड की अगर आप बात करें तो पीसफुल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस भी आता है। बट उसके बावजूद जो डायलॉग है,
दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आपने कोई भी इश्यूज को ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उन्होंने बड़ा रीइंफोर्स किया है उसको। अब इसमें जो सबसे आम सवाल है, इससे पहले कि थोड़ा सा हम अपना एनालिसिस पेश करें, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान से भी ये सवाल हुआ कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं इस पर पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ है। तो उस पर उन्होंने थोड़ी मोहतात बात की है, लेकिन स्टिल उसमें आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू नजर आता है, यानी कि पाकिस्तान तो हमेशा से डायलॉग से नहीं भागा। तो जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान है ताहिर अंद्राबी साहब, उन्होंने क्या कहा ये वो सुनते हैं। जी, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का रिएक्शन आपने सुना, मोहतात थे, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही बात कर रहे थे कि अगर देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। तो भारत की तरफ से ऑफिशियल तो कोई उस तरह से रिस्पांस नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि आज जो भारत के मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनका एक बड़क उन्होंने मारी है और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि अगर जो रिपोर्टेडली हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही ख़त्म नहीं करेगा, तो पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो इस खत्ते का जो जोग्राफी है उसका हिस्सा रहना चाहता है या तारीख का हिस्सा बनना चाहता है, यानी कि वो पाकिस्तान को इन अदर वर्ड्स ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और वो उन्होंने लास्ट मई को देख भी लिया था कि एक अटैम्प्ट की थी, उसका क्या अंजाम निकला। तो बिफोर वी टेक अ ब्रेक, सबसे इंपॉर्टेंट शहबाज सवाल इसमें यही है कि ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक जो RSS के रहनुमा की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इसको अपोज करते थे। तो उसमें 2-3 इंटरप्रिटेशंस हैं क्विकली। एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जो भारत की पॉलिसी नाकाम हुई है पाकिस्तान को लेकर के, अब उसको मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट रिवर्स करना चाहती है और उसके लिए उन्होंने एक टेस्टर फेंका है ताकि अवाम का टेम्परेचर जान सकें, थोड़ा सा माहौल बना सकें। दूसरा ये है कि भारत के ऊपर जितनी तनकीद हुई है कि देखें दुनिया में आपके किसी मुल्क के साथ जितने मर्जी इख्तलाफात हों, बातचीत का रास्ता आप बंद नहीं करते, तो उसके लिए रास्ता बना रहे हैं और अपने आप को शायद एक पीस मेकर के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थर्डली, मोर इंपॉर्टेंटली, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया कोई बड़ी मुहिम जो ही हमारे खिलाफ प्लान कर रहा है, तो एक डिसेप्शन भी हो सकती है, आप उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि भारत को इस मौके के ऊपर ये बात करने की क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मूव हो रही थी, पाकिस्तान इसमें ज्यादा बिजी, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा फोकस अफगानिस्तान और ईरान और दूसरे इकोनॉमिक इशूज के ऊपर है। तो भारत अचानक बीच में से कहा गया। अब तो फ्रैंकली पाकिस्तान में अब भारत की कोई उस तरीके से बात भी नहीं कर रहा था, अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई थी। भारत जो उसका आपको भी पता है कि जब हम मुलाकातें होती थी तो एक उसके उनके अंदर एक इंडियंस के अंदर एक आ गई थी काइंड ऑफ एरोगेंस कि पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान should be with us instead of fighting with us or competing with us, but the world has changed after May 2025. फिलर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, एक डिसेप्शन भी हो सकती है। और एक और बात भी हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान को कवर करते हुए मुझे बड़ा अरसा हुआ जब अचानक से इस तरह के बयानात आते हैं कि हु नोज़ के पस पर्दा को बातचीत चल रही हो। ट्रैक 2 कुछ चल रहा था या ट्रैक 2 तो देखें थोड़ा सा फर्क, ट्रैक 2 तो एक अनऑफिशियल होता है ना, और उसमें भी गवर्नमेंट की मर्जी मंशा के बगैर नहीं होता। तो जो सम टाइम माजी में भी हमने देखा कि अचानक से जो कभी फैसले होते हैं वो अचानक से नहीं होते, तो पस पर्दा कुछ हो रहा होता है। तो यू नेवर नो, हम इस पे कोई अभी स्पेकुलेट नहीं करते, बट गिवन अगर कामरान इंडिया पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा होता तो फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई मतलब इंडियन किसी ऑफिशियल यूजुअली मैं यही आपसे कहने लगा था कि जब आप इस तरह के जब एक बहुत मुश्किल देखें, ऑलमोस्ट हमने जंग लड़ी है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट है या दोनों हुकूमतें जब पॉलिसी अपनी रिवर्स करेंगी तो इतना आसान नहीं होता। तो वो एक ग्रेजुअल एक प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को उस तरफ लेके जाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो यू नेवर नो कि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद ऑफिशियली भी कुछ चीज़ें आपको तब्दील लगें, बट अगेन ये मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। बट पाकिस्तान के केस में माजी में ऐसे होता रहा है कि अचानक एक फेज आया कि जब बहुत ज्यादा थी, फिर एकदम से पता लगा कि बातचीत का आगाज होने वाला है। तो यू नेवर नो, बट मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो भी मसाइल हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, बातचीत का दरवाजा मेरे ख्याल में बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, और हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है और वो कितनी अलार्मिंग है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के मसाइल के जो जड़ है वो तो कई वैसे रूट कॉजेज हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की जो बढ़ती आबादी है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की भी नहीं जाती, शायद बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं। लेकिन जाहिर है कि जिस तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है, वसाइल हमारे पास कम हैं, और फिर पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री। अभी भी अगर आप हमारी डेमोग्राफी देखें तो उसमें आपको 70-80% जो है यंग लोगों पर नजर आती है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो सकती है और ये एक टिकिंग बॉम्ब भी है, क्योंकि अगर आप नौजवानों को एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं देंगे तो वही जो नौजवान खून है वो गलत रास्ते के ऊपर भी चल सकता है। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। जो शहबाज जिसका हमने जिक्र करना है कि हुकूमत की तरफ से जो
25 साल में क्या नक्शा होगा हमारे यहाँ, आबादी कितनी बढ़ेगी, कितने एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होंगे, तो उसके हवाले से जो प्लानिंग के हमारे वजीर एहसन इकबाल साहब ने इस हफ्ते एक रिपोर्ट लॉन्च की है, तो क्या उसकी की हाईलाइट्स हैं? कामरान वैसे प्लानिंग के वजीर इस बात में मशहूर है कि वो विजन और प्लान्स देते हैं, प्लान्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी मतलब डिज़ायरेबल रह जाती है, चाहे वो विजन 2010 हो, 25 हो, अब विजन जो 2035 आ गया है। तो वी हैव सो मेनी विजन्स बट वी डोंट हैव एक्शन प्लान्स, एंड सेम इज ट्रू हियर। बट ये जो रिपोर्ट है दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। ये जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस है अगले 25 साल की, उसके हवाले से कि 2050 में पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी। अभी भी अगर आप सूरत हाल देखें, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ अफराद की है। अब ये सेंसस बेस्ड नंबर है, जो 2023 में सेंसस हुआ था उसकी बेस के ऊपर ये नंबर लिया जाता है। कोई 24 करोड़ के करीब आपकी 24 करोड़ प्लस आबादी, तो 25 करोड़ उसको राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये इसमें पॉपुलेशन की जो प्रोजेक्शन 2050 में की गई उसके मुताबिक अगर इसी रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो 2050 में पाकिस्तान की जो कुल आबादी होगी 39 करोड़ से तजावज़ कर जाएगी। तो 39 करोड़ की आबादी का मतलब यह है कि अगले 25 साल में पाकिस्तान की आबादी में 62% या कोई तकरीबन 15 करोड़ अफराद का जो है इजाफा होगा। इसमें आपके पास शायद लैंड का इतना मसला नहीं है, ज़मीन तो है, बलूचिस्तान खाली पड़ा हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे सहरा आपको और बंजर ज़मीनें आपको पंजाब और सिंध में भी नजर आ जाती हैं। बट द रियल चैलेंज इज हाउ टू फीड दीज पीपल। इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी जो मुआशी प्लान है वो क्या है, कि आप तैयार हैं इतने बड़ा जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन आ रहा है उसको आप हैंडल करने में। इसमें एक जो बात आबादी पे कंट्रोल करने के हवाले से भी की जाती है, तो उसमें भी इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि अगर आप इस तरह के कोई आप पॉपुलेशन कंट्रोल अप्लाई भी करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मैयर्स, तो उसके बाद भी आपके पाकिस्तान की आबादी में तकरीबन 59% इजाफा अगले 25 साल में जो प्रोजेक्शन आई हैं वो हैं। दीज नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग। और जो सबसे खतरनाक नंबर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, और मैं जब जर्नलिज्म में आया था 2006-7 में तो उस वक्त डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का बहुत हम सुनते थे। उस वक्त सलमान शाह साहब होते थे वजीर खजाना, मशीर खजाना, उसके बाद वो डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग आबादी है, इसका फायदा उठाओ। वो जो यंग आबादी होती है जब वो बाहर निकलती उसको नौकरियां चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे जो ये जो सूरत हाल बता रहे हैं इस वक्त, आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, कामरान राइट नाउ जो वो तकरीबन 13.5 करोड़ अफराद पे मुश्तमिल है। 13.5 करोड़ अफराद की वर्किंग पॉपुलेशन है इस वक्त, और ग्रोथ रेट पाकिस्तान का इस वक्त जब हम बात करेंगे 3, 3.5, 4% की रेंज में रहता है। ये 13.5 करोड़ अफराद के नौकरियां पैदा करने के लिए आपको 7 से 8% सालाना ग्रोथ रेट अगले कई सालों के लिए चाहिए। अब ये तो मौजूदा नंबर हो गया, आगे जाके सूरत हाल कैसे बन रही है। 2050 में इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 25.5 करोड़ जो अफराद होंगे वो इस वक्त वर्किंग एज पॉपुलेशन में चले जाएंगे। 25.5 करोड़ अफराद, जिसमें 90% का इजाफा दिखाया जा रहा है। तो क्या आपके पास इतने वसाइल हैं? क्या आपके पास प्लान्स हैं? क्या प्लान सिर्फ यही है जी कि हम एक्सपोर्ट $100 अरब कर लें, $60 अरब कर लें और होती कुछ नहीं है? क्या प्लान ये है कि हम $70 अरब, $50 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी ले आएंगे? असल में कुछ नहीं होता। तो ये उसके सरमायाकारी की सूरत में पता, दिस इज द सिचुएशन। ये वो बैकग्राउंड है। ये मैंने नंबर इसलिए सामने रखे कि अभी हम जो आगे जाके बात करेंगे ग्रोथ की, इन्वेस्टमेंट्स की, सेविंग्स की, तो ये जो सूरत हाल है वो काफी संगीन पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और आपको पता है जब आबादी हो ज्यादा, नौकरियां हो कम, तो फिर क्या होता है? बेरोजगारी तो सब बात करते हैं, गुर्बत की भी बात करते हैं। जो लोग बात कम नहीं करते, हम बहुत कम बात करते हैं, वो क्राइम्स की होती है। यही जो आपके अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये फिर वो दे आर फॉर्ड टू दी वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अगर आपको पेट में अगर आपके खाना नहीं जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी कि कोई आपको बंदा जिस तरीके से वो कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इससे पहले कि फर्दर आप ये करें, तो क्या ये सिर्फ जो मिनिस्टर साहब ने नंबर्स ही बताए हैं और खबरदार किया है, या उसको काउंटर करने के लिए भी कोई ऐसे इकदाम बताएं, या सिर्फ बता दिया है कि जी तूफान आने वाला है, आप अपना हिसाब किताब खुद करें? ऐसा इकबाल साहब खबरदारी करते हैं और प्लान बता देते हैं कि आप ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ग्रोथ इतनी ले जाएंगे। तो वो तो काफी अरसे से ये बात कर रहे हैं कि ग्रोथ आपकी इतनी होनी चाहिए, ख्वाहिशात है। अब हुकूमत ख्वाहिशात करती अच्छी नहीं लगती इस वक्त। अब मसला ये है कि जो पॉपुलेशन वेलफेयर है, ये पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है, वो प्रोविंशियल मैटर है। एक तो वैसे इसके ऊपर बात नहीं हो रही, और दूसरा एक और जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये ख्याल है, जिसमें डॉक्टर शफाक हसन खान साहब जैसे लोग हैं, कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो आबादी है को 25 करोड़, उनके बकौल ये
एग्जैजरेटेड नंबर है, ये इन्फ्लेटेड नंबर है, ये फिगर पाकिस्तान का ठीक नहीं है सेंसस का। अच्छा, वो उनका ये मानना है कि चूंकि पाकिस्तान में जो वसाइल की तकसीम होती है वो उसका ताल्लुक आबादी के साथ है, तो 84% या 82 या 84% जो टोटल पॉपुलेशन का जो कि बेस पे शेयर मिलता है सूबों को, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट पंजाब को होता है। अब बाकी जो छोटे सूबे हैं, खास बलूचिस्तान, कराची के जो मरदमशुमारी के नंबर है हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि अब बलूचिस्तान में देखें ना, बलूचिस्तान में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ 4.5-5% पे आ रही है। नेशनल एवरेज आपकी 2.5 से 2.6% पे आ रही है ग्रोथ की, तो बलूचिस्तान में उससे डबल रेट पे आ रहा है। तो उसमें जो सीटें हैं आपकी नेशनल असेंबली में, वसाइल हो गए हैं, फिर आपके जॉब्स के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर जो कोटा है, तो ये वो सारी चीजें जो इस चीज को करती है। फिर पाकिस्तान में जो इस तरह की जो प्रोजेक्शंस होती हैं, एक चीज अगर आप ट्रेंड देखें कामरान ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो अब उस तरीके से हमारा जो फैमिली का साइज है रिलेटिव टर्म्स में थोड़ा सा कम हुआ है। बट इसके अंदर इन्होंने जो एक और जो नंबर जब इन्होंने किए, तो इसमें इन्होंने कहा था कि अगर फास्टर पेस पे आबादी को कंट्रोल किया जाए, उसमें इन्होंने उसका मेथड ये रखा कि पर वुमेन जो है वो जो पैदाइश है बच्चों की, उन्होंने उसमें 0.5% कमी अप्लाई करके कि तो फिर भी जो पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है वो अगले 25 साल में 54% तक हो रहा है। तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लाई कर ले मेथड, आप उसको फास्टर पेस पे जाए उसको रोकने के लिए, या आप इसी स्पीड पे जाए, तो आपकी पाकिस्तान की जो अगले 25 साल की में के बाद जो आबादी वो दिखा रहे हैं वो 37 करोड़ से लेके 39 करोड़ तक है। तो इट्स अ क्वाइट ह्यूज नंबर। और नौकरियां क्या है, मेरा ख्याल नाज़रीन इसके ऊपर क्या सूरत हाल होगी नौकरियों की, क्या पाकिस्तान की वो इकोनॉमी के मसाइल सारे ठीक हो गए कि कल हम दौड़ना शुरू कर दें, दौड़ से कि कोई हमें पकड़ ना सके। इस पर बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम उस रिपोर्ट का तज़किरा कर रहे हैं कि जो 2050 में मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की आबादी कितनी होगी और उसके नतीजे में फिर कितनी नौकरियां हमें क्रिएट करनी होंगी, हमारा क्या ग्रोथ होना चाहिए। तो जो नंबर बता रहे हैं, इस वक्त हमारी कोई आबादी 25 करोड़ के बराबर है, तो जब अगर 2050 में वाकई ये जो असेसमेंट और उसके मुताबिक ही होता है, हमारी आबादी इतनी बढ़ जाती है, तो ऑलमोस्ट जितनी आज हमारी आबादी है तो उतनी ही 2050 में वर्कफोर्स होगी या ऐसे लोग होंगे जिनको नौकरियों की तलाश होगी। लेकिन अभी आपकी 135 मिलियन आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, फिर आपकी हो जाएगी 25.5 मिलियन, 90% आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन में अगले 25 साल में इजाफा हो गया इन 25 करोड़ अफराद के लिए। और ये जो तकरीबन 13.5 करोड़ अफराद जो इस एज में, वर्किंग एज में, जिसमें वो अपना जाती कारोबार भी करते हैं, ज़्यादातर नौकरियों में की तलाश में रहते हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं होते कारोबार के लिए, या वो उनकी नो हाउ नहीं होती। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कामरान, अभी जो इस माली साल में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर आया वो है 3.7%। ये नंबर आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में मिलेगा। तो हुकूमत का जो हदफ था वो 4.2% था। और नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग इस हफ्ते हुई जिसने ये नंबर बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी दी थी। प्रोविजनल नंबर है, थोड़ी बहुत इसमें एडजस्टमेंट्स होती रहती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो की है 3.7%। और ये ग्रोथ नंबर जब अप्रूव हुआ, सिर्फ 2 दिन पहले गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहे थे कि जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का इस साल वो 3.7 से 3.8 रफली 3.7 से लेकर 4.8% तक रहेगा। और उसके 2 दिन के बाद ये कब प्रोविजनल होता है, तो ये प्रोविजनल 10 महीने का, क्योंकि अभी ये बेसिकली 9 माह के बेस के ऊपर एनुअलाइज करते हैं। लेकिन अब आखिरी क्वार्टर का मसला ये है कि इसमें जंग की वजह से भी नुकसान हैं, तो उससे पाकिस्तान कितना इंपैक्ट होगा कितना नहीं वो बात की बात है। बट लेट्स टेक इट ऑन द फेस वैल्यू कि 3.7% ग्रोथ रेट है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ रेट 2.6% है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से आपका सिर्फ 1.1% आपका हाई रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। और खुद हुकूमती स्टडीज, इंडिपेंडेंट स्टडीज, वर्ल्ड बैंक, ये सारे वो कहते हैं जी कि आपको 6 से 8% के दरमियान सालाना ग्रो करना है और अगले 25 से 30 साल तक करना है, तो फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम कर सकते हैं। यहाँ पे सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसमें अगर आप देखें ये ग्रोथ आ भी कहाँ से रही है, 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं आपके इकोनॉमी के। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ आ रही है वो खिदमात के शोबे से आ रही है। अब सर्विसेज 2 तरह की, एक तो होटलिंग के अंदर उसमें काफी ज्यादा जॉब इंटेंसिव होता है, ज्यादातर बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ तो उस तरह की नौकरियां नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा ग्रोथ यहाँ से आ रही है। उसने 4.1% ग्रो किया है। जो उसके बाद 3.5% ग्रोथ है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्री जो है जो सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करती है, अमूमन तौर पर ज़राअत के ज्यादा जॉब्स होती है, लेकिन वो ज्यादा ऑन पे वर्कर्स होते हैं, तो उसके अंदर 3.5% की ग्रोथ है जो पिछले साल से भी कम है। अब ज़राअत में सबसे कम ग्रोथ आई है, 2.9% आई है। ये इस वक्त ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। और पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हुक्मरान हैं, जो वुज़रा हैं जिनका काम है वो आपको लगते हैं इस वक्त डेट मैनेजर्स। सबसे जो खतरनाक जो इस वक्त सूरत हाल है ना, हमें एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो मुआशी कामयाबी वो क्या नया कर्जा लेने में है, उसके ऊपर जश्न मनाने में है, या कर्जा कम करके लोगों की वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करने में है।
अभी तक हमें इस चीज का एहसास नहीं हुआ। आप किसी वफाकी वजीर की आप जरा स्पीच तो सुने, उसमें देखें वो कितनी दफा एम्प्लॉयमेंट की बात करता है नंबर्स के साथ, कितनी दफा वो गुर्बत की बात करता है, कितनी दफा वो इनकम इनक्वालिटी की बात करता है, कितनी दफा वो बरामदात बढ़ाने की बात करता है रियल टर्म्स में, और कितनी दफा ये बताता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट से हमने इतना कर्जा लिया। लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कई मौकों के ऊपर बड़ी दर्दनाक तकरीरें तो करते हैं। वो कहते हैं कि देखें कर्जा लेना जो है ना अच्छी बात नहीं है। कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने बड़ा खुलकर एडमिट भी किया था। तो आप कह रहे हैं रियलाइजेशन नहीं है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खुद ये बात करता है और बज़ाहिर वो बताता है कि बड़ा दुख भरे अंदाज में कि ये हमारे मसाइल हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं फिर रियलाइजेशन नहीं है अगर प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली ये एक्नॉलेज करता है? ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है ना फेडरल मिनिस्टर्स की। आप वफाकी वजीर हमारे खजाना जो है उनको सुन लें, वो आपको क्या पता क्या कामयाबी बताते हैं। वो बताते हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इस दफा जो पैसा आया वो पिछले महीने से कुछ ज्यादा आ गया। अब रोशन डिजिटल अकाउंट क्या है? महंगा कर्जा। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और फॉरेन नेशनल्स हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान को कर्जा देते हैं, ठीक है, और वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, कहीं और लगाते हैं। उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनको एक रिटर्न देती है डॉलर टर्म्स में, रुपी टर्म्स में भी देती है, डॉलर्स में भी उनको डॉलर टर्म्स में उनको कर्जे पे उनको रिटर्न मिलता है जो पैसा वो पाकिस्तान लगाते हैं। उसको कामयाबी के तौर पर बताया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं अभी पांडा बॉन्ड इन्होंने फ्लोट किया। चाइना की कामयाबी ये मनाई जा रही है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने चाइनीज डेट मार्केट से कर्जा लिया है। आपको पता है कि जो चाइना की डेट मार्केट से हमने कर्जा उठाया है वो हमने अपनी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर नहीं उठाया। मेरे ख्याल बहुत कम लोगों को इस बात का पता होगा कि चाइना की डेट मार्केट से कर्ज लेने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गारंटी दी है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, चाइनीज इन्वेस्टर्स को, उनकी गारंटीज के ऊपर पाकिस्तान ने कर्जा लिया। अच्छा, ये सारी आप मनफी बातें कर रहे हैं। एक और जो चले आप मनफी नहीं फैक्चुअल बात कर रहे हैं चले, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि देखें कोई इसमें एक दो अच्छी चीजें उसमें ब्रेक पे से बाद में बात करेंगे। लेकिन एक चीज अगेन, अब प्रॉब्लम कहां पे है, क्यों हमें कर्जा लेना पड़ता है कि वो ये भी जो नंबर्स आए हैं हमारा जो कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है तो उसमें भी कोई एक स्टैग्नेशन है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। क्योंकि दो तीन ही जरा है ना, आप बरामदात बढ़ा लें, आपकी रेमिटेंसेस बेहतर हों, आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो फिर आपको कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नंबर भी जरा थोड़ा सा शेयर करें, फिर ब्रेक लेंगे। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए बेतहाशा एफर्ट्स हुई हैं। दो बड़ी एफर्ट्स जो है ना, नोन एफर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, एक इन्होंने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, SIFC, पहले काउंसिल बनी, फिर SIFC डिवीजन बन गई। डिवीजन का मतलब ये कि बाकायदा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक डिवीजन जिस तरह होती है, फाइनेंस डिवीजन, रेवेन्यू डिवीजन, उस तरह SIFC डिवीजन बन गई। फिर इनकी एक एफर्ट थी, इन्होंने सॉवरन वेल्थ फंड बनाया। एक सॉवरन वेल्थ फंड 2023 में बना, इसी अरसा में ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई। तो इनका मकसद ये था इन दोनों इनिशिएटिव्स का कि जब पाकिस्तानी हुक्मरान गए बाहर कर्जे लेने के लिए आज से 3-4 साल पहले, उन्होंने कहा कर्जे खत्म हो गए आपके लिए, हम आपको देंगे बहुत ही अगर बुरे तरीके से कोई आपकी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करें। तो फिर उसके बाद ये दोनों इनिशिएटिव्स लिए गए थे। डिस्पाइट दीज टू इनिशिएटिव्स, जिसमें मैं एक बात जो आप पहले भी कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की, आई वुड गिव फुल मार्क्स टू द प्राइम मिनिस्टर। द रीजन इज प्राइम मिनिस्टर कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब ये 2-3 जो मजबूरियां होती हैं ना, खासतौर पर जो इत्तेहादी जमातें होती हैं, फिर आपकी फैमिली जो पॉलिटिक्स है, फिर ओवरऑल जो नेशनल पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें ना समटाइम जो रूलर्स होते हैं ना उनके हाथ बांध देती है। तो प्राइम मिनिस्टर जितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, जितनी वो एनर्जीज लगा रहे हैं, उनकी सब जानते हैं कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बट स्टिल हिज एफर्ट्स आर नॉट ट्रांसलेटेड, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। और जो आप उसके नंबर्स की अगर बात करें नाज़रीन, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं, जो सरमायाकारी है पाकिस्तान के अंदर, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप देखते हैं इकोनॉमी का जो साइज है उसके मुताबिक, अगर पाकिस्तान की का साइज इस वक्त 100 रुपये अगर आप ले लें तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है सरमायाकारी है वो 14.4% है, और हदफ था इनका इसको 14.7% तक लेके जाने का। इस माली साल में हदफ ये हासिल नहीं कर सके। वो पिछले साल भी 14.4 थी 2024-25 के साल में, और इस साल भी 14.4% के ऊपर ये क्यों नहीं बढ़ रही। फिर एक और जो नंबर जो तरक्की के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, वो होता है सेविंग्स का। अगर किसी कौम के पास इतनी सेविंग्स है, उसको कर्जे लिए बगैर, जिसके अभी हम बात कर रहे थे, वो तरक्की कर सकती है, तो वो एक बहुत अहम इंडिकेटर। सेविंग्स का इस दफा का जो इनका हदफ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो कुछ 14.9% था, और ये पिछले साल थी 14.3% का इनका जो हदफ था सेविंग का,
एक्चुअल जो वो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो जो है वो हुई है 14%, और पिछले साल थी 14.9%। सेविंग्स हमारी गिर रही है, इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो स्टैग्नेंट है। इसके इंप्लीकेशंस क्या है, इस पे बात करें छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि जो माली साल है जून में ख़त्म हो जाएगा, उसके जो नंबर्स की बात करें इकनॉमिक, और जो ज़ाहिर है कि आप गवर्नमेंट के ही नंबर्स हैं, उन फैक्ट्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो ये भी कुछ फैक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट चाहती थी कि शायद उस पर हम ज़्यादा बात करें, जिस पर हमने कम बात की, वक्त कम है, कि यही नंबर्स बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है, यानी कि औसत फी का आमदन है, उसमें वो कह रहे हैं जी इजाफा हो गया है। तालीमानी है उसके बगैर, और उसके अभी अगला नंबर बताऊं, फिर उसके बाद भी आप ताली बजाइएगा। फिर जो पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत का साइज है, उसमें भी कह रहे हैं कि इजाफा हो गया है। और अब आप ताली बजाएं कि वो कह रहे हैं कि इससे पाकिस्तान अब दुनिया की जो है ना, शायद 200 मुल्क हैं, तो वी आर नाउ द 42nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक तो ये उन्होंने कहा 42वीं इकोनॉमी, ये मैंने खुद क्योंकि आप इंटरनेट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इस पर आप ज्यादा बात करें, आपने बिल्कुल जब टाइम खत्म होने वाला है, हम इस पे तीन जो पॉजिटिव इश्तारात को रोक कर इस पे ज्यादा बात करेंगे। ऐसी क्या बात है, हम तारीफ करेंगे। देखिए, पिछले साल थी कोई आपकी $1750 फी का आमदन, इस साल हो गई है वो $1901, विच इज कमेंडेबल, बड़ी। अब इसके बढ़ने की 2-3 अच्छी वजूहात है। एक इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल रहा है, ठीक है, रुपए की कदर में कमी नहीं हुई, ठीक है। दूसरा, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ेंगे, तो फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी, आपकी करेंसी स्टेबल रही। एक आध कोई और फैक्टर था जिसकी वजह से आपकी पर कैपिटा इनकम $1901 हो गई, विच इज अ गुड थिंग, और वन शुड अप्रिशिएट दैट। आपके कहने पे मैं भी इसको दिल से इसकी तारीफ करता हूँ। साइज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, आपको भी आपकी मतलब नंबर्स है ना, देखिए आपकी इनकम में भी इजाफा हुआ है, मतलब यार, तो उससे ये ट्रू रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब 2-3 आप नए प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो वो नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल बेहतरीन फिगर, ठीक है। अच्छा, फिगर ठीक है, चले। दूसरा आ गया जी आपका जो साइज ऑफ द इकोनॉमी है वो $452 अरब पे चला गया, वो $408 अरब पहले था, उसमें भी इजाफा हुआ। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका रुपया मुस्तहकम ना होता तो ये $452 ना होता। अगर रुपए की कदर गिर जाती है, आपने डिवाइड ही करना है नंबर को, वो आपके साइज ऑफ द इकोनॉमी कम हो जाता। तो ये मुस्तहकम जो करेंसी है ना, ये बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब जो पाकिस्तान में करेंसी है, इसके ऊपर भी दबाव कुछ कैबिनेट के अंदर से और कुछ बाहर से एक्सपोर्टर्स की तरफ से आ रहा है कि आपने रुपए को पकड़ा हुआ है। माई वोट इज फॉर अ स्टेबल करेंसी, ठीक है। हमने माजी में एक्सपोर्ट्स की खातिर रुपए की कदर गिरा के देख लिया, हमें फायदा नहीं हुआ। एक्सपोर्ट सिर्फ करेंसी गिराने से नहीं बढ़ती, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, जिसके हमारे वफाकी वुज़रा भी बात करना नहीं चाहते, आपकी बिजली की कीमतें खत्ते के मुकाबले में कम होनी चाहिए, या उसके बराबर होनी चाहिए, ज्यादा अगर ना हो। आपकी टैक्सेशन की पॉलिसीज खत्ते के मुकाबले में कंपैरेटिव होनी चाहिए, और टैक्सेस की पॉलिसी ऐसी ना हो कि गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, और गैर मुल्की कंपनी जब कोई शिकायत लेके किसी के पास जाए तो उसको आगे से ये ना कहा जाए कि जी हाँ बहुत सारी कंपनियां जा रही तो आप भी चले जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। माइंडसेट जो असल चीज है, माइंडसेट चेंज होगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। आपको पॉलिसीज को ठीक करना है, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज करना, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो फिर करेंसी मुस्तहकम। मुझे एक याद आ गया, अब पाकिस्तान के अब कुछ बहुत फ्रेंडली कंट्री है, उनके एम्बेसडर्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा था कुछ, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बड़ा कहते हैं कि एज अ फ्रेंड उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान बिल्कुल नीयत पाकिस्तान की होगी अच्छी, सब कुछ है, बट ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो रेड टेपिज्म है, ये टैक्सेशन है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम गवर्नमेंट को खुद ये फ्रेंडली एडवाइस देते रहे कि आप जो रीपैट्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, ये कैसे आप रोक सकते हैं। आप कैसे एक जो फॉरेन कंपनी अगर आके इन्वेस्ट करेगी उसको कहेंगे जी आप पैसे अपने वापस बाहर ना लेके जाएं या मुनाफा ना लेके जाएं, तो इस तरह से तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये मैं बता रहा हूं कि ऐसे मुल्क के सफीर ने बात की है जो पाकिस्तान के साथ बहुत उनके अच्छे वेलविशर भी है, और पाकिस्तान के वो जो नए अलायंसेस बन रहे हैं उसका भी वो हिस्सा है गालिबन। बट उनकी फ्रेंडली, उन्होंने कहा जी क्योंकि एज अ फ्रेंड आपको पता है बात करना, गैर मुल्की कंपनियों को बात करें ना जो थोड़ा सा जिसके साथ ताल्लुकात ना हो, तो यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि उनका ये पॉलिसी ठीक करने की मैं जो मेरा जो इसके ऊपर नाज़िर हम कंक्लूड करेंगे इस सारी डिस्कशन को, पाकिस्तान की करेंसी को मुस्तहकम होना चाहिए, और मुस्तहकम उसको होना चाहिए बरामदात को बढ़ा, और बरामदात बढ़ाने के लिए बहुत सारे और काम ठीक करने हैं। अगर करेंसी मुस्तहकम होगी, आपकी ओवरऑल आपका एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जाता है। पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसीज को ठीक होना है, पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसीज को ठीक होना, और माइंडसेट, कर्ज लेने के माइंडसेट से हुकूमत को निकलना होगा, और नॉन डेट क्रिएटिंग जो इन्फ्लोज हैं उसको बढ़ाना होगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं, जो जनरली कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद इस चीज को एक्नॉलेज करता हूं, तो हमारी जो वफाकी काबीना है उसको भी अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। यहां पे आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और कामरान यूसुफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।